Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta, and as we started our subject, Pharma Unit 4th, Chapter number 3rd, Drugs Acting on the CNS. जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी और इसकी 4th यूनिट को हम डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हम CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करने वाली ड्रग्स को स्टडी कर रहे थे। इसके अंदर हमने अराउंड 6 डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस कर लिया है, ठीक है, जिसमें हमने सेडेटिव हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक्स, देन एंटी एंजाइटी, एंटी डिप्रेसेंट्स, ठीक है, एंजियोलाइटिक्स एंड सो ऑन डिफरेंट क्लासेस को यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो इसी के अंदर अब हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे इसका पार्ट 3rd, जिसके अंदर फर्स्ट तो हम डिस्कस करेंगे नूट्रोपिक एजेंट्स के बारे में कि ये नूट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। ठीक है, एंड देन सेकेंडली हम डिस्कस करेंगे सेंट्रल एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट पर। ध्यान दो तो हमने पीएनएस के अंदर भी स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को पढ़ा है और अब हम देखेंगे कि वो मसल रिलैक्सेंट जो कि सेंट्रली एक्ट करते हैं, दैट मीन सेंट्रली एक्ट करने वाले मसल रिलैक्सेंट। ठीक है, देन हम डिस्कस करेंगे थर्ड पार्ट ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के बारे में। ठीक है, जो नेचर में ओपियोइड से और एनाल्जेसिक इफेक्ट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं यानी कि पेन से रिलीफ दिलाते हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर्स हैं जो हमको इस लेक्चर के अंदर स्टडी करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नूट्रोपिक एजेंट्स के बारे में। तो देखो कि नूट्रोपिक एजेंट्स क्या होते हैं। So these drugs are used to specifically facilitate the learning or memory, particularly to prevent the cognitive deficit which is associated with the dementia. These drugs act by a variety of mechanisms, while no potent nootropic drugs have yet been accepted for the general use. Here, several are being actively investigated. ठीक है, तो वो ड्रग्स जो कि स्पेसिफिकली क्या करती हैं, आपकी लर्निंग से, आपकी याददाश्त से, आपकी मेमोरी से रिलेटेड होती हैं, आपकी याददाश्त को बढ़ाती हैं, आपकी मेमोरी को बेटर बनाती हैं, उनको बोलते हैं नूट्रोपिक एजेंट्स। ये पर्टिकुलरली उन लोगों को दिया जाता है जिनको भूलने की बीमारी होती है, डिमेंशिया होता है। ठीक है, तो जिनको डिमेंशिया है, जिनको कॉग्निटिव डेफिशिएंट है ना, उनके अंदर डेफिशिएंसी है जिसके साथ एसोसिएट है आपके डिमेंशिया, तो उस डिमेंशिया को प्रिवेंट करने के लिए, उस भूलने की बीमारी को ट्रीट करने के लिए जो एजेंट्स यहाँ पर दिए जाते हैं, जो ड्रग्स दी जाती है, उनको बोलते हैं नूट्रोपिक एजेंट्स। ठीक है, ये जो ड्रग्स होती है ये अलग अलग वैरायटी ऑफ मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे काम करती हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर नो पोटेंट नूट्रोपिक ड्रग हैव बीन एक्सेप्टेड येट। ठीक है, जनरल यूज के लिए कोई भी नूट्रोपिक एजेंट को अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है और कई सारे नूट्रोपिक जिनकी अभी भी एक्टिवली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ठीक है, ऐसे कोई पोटेंट नूट्रोपिक एजेंट कोई नहीं है और ना ही उसको यूज किया जा रहा है कि भाई मार्केट में जाओगे और कहोगे कि याददाश्त बढ़ाने की दवाई दे दो, ये न्यूट्रोपिक एजेंट दे दो तो आपको दे देंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, स्पेशली जिनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है उनको यहाँ पर न्यूट्रोपिक एजेंट्स दिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज नूट्रोपिक एजेंट्स। इन नूट्रोपिक एजेंट्स को मेजरली डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया है, जैसे कि 6 क्लासेस हैं इसकी। फर्स्ट है आपके रेसिटेम, दैट इज piracetam or oxyacetam, in which the piracetam is the first nootropic agent which is discovered. Second is the acetylcholine, in which acetylcholine is the precursor of lecithin is used. ठीक है, then the third is acetylcholine esterase inhibitor, which is an over the counter drug or OTC drug, in which the drugs are huperazine A. Then fourth is empakine, that is eniracetam, and E is herbal drugs, in which Pacopa, Moneri, Vinpo, Citin, Ginkgo biloba, Rhodila, Rosea, Mucona, Prunensis, precursor to the dopamine, and go to cola. ठीक है, next F is the other nootropics, in which the drugs are salbutamine, which is a vitamin B1 derivative, pyretinol, citicoline, L-theanine, picamilone, phenylethylamine, Noopept, that is peptides, and dihydroergotoxin, pyribedyl. Clear?
तो यहाँ पर 6 मेजर क्लासेस में इन न्यूट्रॉपिक एजेंट्स को क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट होते हैं आपके रेसिटम। रेसिटम के अंदर आपकी ड्रग आती है पिराएसिटम और ऑक्सीएसिटम। ठीक है, इनके लास्ट में आपको एसिटम देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो पिराएसिटम है वो सबसे पहले डिस्कवर्ड न्यूट्रॉपिक एजेंट होता है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके कोलिन, जिसमें जो होता है आपके एसिटाइल कोलिन का प्रिकर्सर है कोलिन। ठीक है, जिसमें जो ड्रग यूज करती है वो है लेसिथिन। थर्ड है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज इनिबिटर, जो कि क्या करेगी आपके एंजाइम एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज को इनिबिट करके एसिटाइल कोलिन के अमाउंट को यहाँ पर इंक्रीज कर देगी। ये एक ओटीसी ड्रग है। ओटीसी मतलब ओवर द काउंटर ड्रग, जिसे आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर आपकी ड्रग आती है फ्यूपिराजीन। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ क्लास है एम्पाकीन्स। ठीक है, इसके अंदर जो ड्रग आएगी आपकी वो है एनिरा एसिटम। फिफ्थ है आपके हर्बल्स। हर्बल्स के अंदर जो ड्रग्स आएगी वो है बाकोबा मोनेरी, विनपोसिटन जिंकोबा बायोबा, रोडिला रोजिया, म्यूक्यूना प्यूरियन डोपामिन का प्रिकर्सर है, और गोटोकोला। और जो अदर रिमेनिंग न्यूट्रॉपिक्स है उसके अंदर आता है आपके सालब्यूटामाइन विच इज अ विटामिन ए बी1 प्रिकर्सर। विटामिन बी1 का प्रिकर्सर ही होता है। इसके अलावा पायरिटिनोल, सीटिकोलिन, एल-थियानिन, बिकामिलोन, फिनाइल इथाइलामीन दैट इज पीईए, नूपेप्ट विच इज अ पेप्टाइड, एंड डाइहाइड्रोइर्गोटॉक्सिन एंड पिरिबिडिन। ठीक है, तो ये मेजर आपके न्यूट्रॉपिक्स है यहाँ पर। क्लियर। नेक्स्ट जो है आपके यहाँ पर ड्रग वो है फिनाइल इथाइल अमीन। यहाँ पर हम हमारी ड्रग फिनाइल इथाइल अमीन यानी कि पीईए को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो देखो क्या है फिनाइल इथाइल अमीन। दिस फिनाइल इथाइल अमीन इज एन केमिकल दैट इज फाउंड नेचुरली इन द बॉडी. It can also be made in the laboratory where the phenyl ethyl amine is used for the athletic performance, depression, weight loss, and to improve the mood and attention. But there is no good scientific evidence to support these uses. ठीक है, ये जो फिनाइल इथाइल अमीन है पीईए है, ये केमिकल है जो कि नेचुरली बॉडी के अंदर पाया जाता है, और इसको जो है लेबोरेटरी के अंदर भी हम बना सकते हैं। ये जो फिनाइल इथाइल अमीन है इसको यूज करते हैं काय के लिए, एथलीट की परफॉर्मेंस को बेटर बनाने के लिए, डिप्रेशन की कंडीशंस को किसी भी पर्सन को डिप्रेशन की कंडीशन से बाहर निकालने के लिए, वेट लॉस के लिए कि अगर कोई वेट लॉस कर रहा है तो उसको वापस वेट गेन करने के लिए, मूड को बेटर बनाने के लिए, अटेंशन फोकस को बेटर बनाने के लिए। लेकिन इसकी इन सारी जो यूजेज है इनको प्रूव करने के लिए, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास कोई भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन नेचुरली पाया जाता है और उसके यही एक्शन देखे गए हैं। ठीक है, साथ में लैब में भी इसको बना सकते हैं, केमिकली भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, next is the pharmacological action. So here in the brain, this phenylethylamine regulates the monoamine neurotransmission by binding to trans amino associated receptor 1 that is TAAR1 and inhibiting the vesicular monoamine transporters 2 in monoamine neurons. To a lesser extent, it also acts as a neurotransmitter in the human central nervous system. ठीक है, इसकी फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ब्रेन के अंदर ये जो फिनाइल इथाइलामीन है ये क्या करता है, आपके मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर को रेगुलेट करता है, यानी कि माओ को रेगुलेट करता है। ठीक है, कैसे, जब ये आपकी जो ड्रग है फिनाइल इथाइलामीन ये आपके ट्रेस अमाउंट में अमीनो एसोसिएटेड जो रिसेप्टर्स हैं, ट्रेस अमीनो एसोसिएटेड रिसेप्टर जिसको बोलते हैं TAAR1, उसके साथ ये जब ड्रग बाइंड करती है तो बाइंड करके ये मोनोअमीन न्यूरोट्रांसमीटर्स को रेगुलेट करती हैं, और आपके मोनोअमीन के अंदर जो वेसिकुलर मोनोअमीन ट्रांसपोर्टर्स हैं उनको इनिबिट करती है। ठीक है, उनको इनिबिट करके अपना फंक्शन परफॉर्म करती है, और लेजर एक्सटेंट में कभी कभी ये जो है यहाँ पर ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर CNS के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का फंक्शन भी है यहाँ पर परफॉर्म करती है, न्यूरोट्रांसमीटर का एक्शन भी देती है। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट है इसकी डोज, कितने अमाउंट में इसको लेना सही रहेगा। सो फिनाइल इथाइल अमीन दैट इज PEA इज सजेस्टेड डोजेज फॉर कॉग्निटिव बेनिफिट्स इन 500 mg up to the 3 times per day, that is PEA has an half life of 5 to 10 minutes, but the effects of PEA can be extended by using it with the MAO-B inhibitor.
If you do use a potent MAO like this Cinegylline, which is a deprenaline, make sure you keep the low dose, that is 2.5 mg. ठीक है, तो फिनाइल इथाइल अमीन जो है आपके पीईए जो है वो क्या करती है, यहाँ पर कॉग्निटिव बेनिफिट्स देती है। ठीक है, इसके जो बेनिफिट्स हैं वो अप टू 500 mg अमाउंट के अंदर देखने को मिलते हैं, जिसको आपको एक दिन में लगभग 3 बार देना है। ठीक है, इस पीईए की जो हाफ लाइफ होती है वो होती है 5 से 10 मिनट, और इसके जो इफेक्ट्स होते हैं वो आप माओ बी इनिबिटर्स को देख करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, माओ ए पर जो ये काम करेगी, सही साथ में आप माओ बी पर भी काम करने वाली ड्रग दे दो, तो दोनों को कॉम्बिनेशन में दोगे तो इसका जो इफेक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे पोटेंट माओ ए को यूज करते हो जैसे कि सिनेजिलिन को, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इसको कम डोज के अंदर दो। ठीक है, तो इसको कम डोज में लगभग 2.5 mg तक इसको देना है, इससे ज्यादा इस ड्रग को नहीं देना। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस कि कहाँ कहाँ इसको यूज किया जा सकता है, क्या क्या इसके एप्लीकेशंस हैं। तो यहाँ पर ये डिप्रेशन, एंजाइटी, न्यूरोप्रोटेक्टर एंड अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है। यानी कि किसी पेशेंट अगर डिप्रेशन कंडीशन से सफर कर रहा है, उसको बहुत ज्यादा एंजाइटी, घबराहट, टेंशन हो रही है, तो उसको दे सकते हैं। न्यूरो प्रोटेक्टर, उसके बॉडी के न्यूरॉन्स जो है डिग्रेड होते जा रहे हैं, तो उन न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एज ए न्यूरो प्रोटेक्टर इसको यहाँ पर दिया जाता है। फोर्थ है अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर, यानी कि अगर किसी को अटेंशन, ठीक है, कंसंट्रेट करने में दिक्कत आ रही है, उसको अटेंशन होने में दिक्कत आ रही है, तो क्लास के अंदर उसका पूरा अटेंशन नहीं है, तो उसके अंदर अटेंशन डेफिशिएंट डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए इस ड्रग को यहाँ पर दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन। कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब है कि कौन से कंडीशन में आपको नहीं देना है। तो लाइक कंडीशन सच एज हेडेक, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स, शिवरिंग, कंफ्यूजन एंड एंजाइटी, इन कंडीशंस के अंदर आपको इसको कॉन्ट्रा इंडिकेट करना है, दैट मीन्स आपको इस ड्रग को नहीं देना है। ठीक है, तो अगर ऑलरेडी पेशेंट को बहुत सिर हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम से, शिवरिंग हो रही है, पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन स्टेट में है, बहुत ओवर एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा घबराहट है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कि वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है दिमाग को, तो उस कंडीशंस में आपको इस ड्रग को नहीं देना है। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट है आपके सेकंड, सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट, यानी कि वो ड्रग्स जो कि सेंट्रली सीएनएस के थ्रू काम करेंगी और क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगी, मसल्स को रिलैक्स्ड आउट करेंगी। ठीक है, सो हियर muscle relaxant also known as myorelaxants, which is a large group of chemicals compound that have an ability to relax the skeletal muscles. These skeletal muscles relaxants are the drugs that act peripherally at the neuromuscular junction or muscle fibers itself or centrally in the cerebrospinal axis to cause the paralysis or reduce the muscle tone. ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आपके ड्रग है ये सेंट्रली एक्टिंग, सेंट्रली सीएनएस पे काम करके मसल्स को रिलैक्स करती हैं, तो इन्हें मसल रिलैक्सेंट या हम कहेंगे मायो रिलैक्सेंट भी बोला जाता है। मायो का मतलब क्या होता है, मसल। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करती है, मसल्स को रिलैक्स करती है, इसलिए इसे मायो रिलैक्सेंट भी बोला जाता है। ये उन केमिकल कंपाउंड्स का एक लार्ज ग्रुप होता है जो कि आपके स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करके अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी कि इनके अंदर वो एबिलिटी होती है कि क्या कर सकती है, स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स कर सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट्स वो ड्रग होती है जो कि आपके पेरिफेरली न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या मसल फाइबर्स पर काम करती है और काम करके आपके सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पर या सेंट्रली सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पर काम करके जो मसल टोन है उसको रिड्यूस करती है या मसल टोन्स को पैरालाइज कर देती है। ठीक है, तो इस तरीके से सेंट्रल मसल रिलैक्सेंट जो रहती है आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन या सेरिब्रोस्पाइनल एक्सिस पर काम करके पैरालिसिस करने का काम करती है, या हम कहेंगे मसल टोन को रिड्यूस करती है। क्लियर है? नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट। इन सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स को फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट है आपके पेरिफेरली एक्टिंग, जिसके अंदर आते हैं आपके न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट एंड डायरेक्टली एक्टिंग एजेंट। These directly acting agents are dantrolene, sodium and quinidine. The second is neuromuscular blocking agent, which have two classes. First is non-depolarizing on competitive blockers and second is the depolarizing blocker. Depolarizing blocker are succinylcholine or succinylmethonium and second is decamethonium. The non-polarizing blockers are
लॉन्ग एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग एंड शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर आएगी आपके डी टर्बोकुरेनियम, पेनकुरेनियम, डोक्साकुरेनियम और पिपराकुरेनियम। इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या आएगी, अंदर आएगी आपके एट्राकुरेनियम, सीसा ट्रेसिन, सीसा ट्रेकुरेनियम, रोकुरेनियम और रापाकुरेनियम। और लास्ट में आपके शॉर्ट एक्टिंग जिसके अंदर आएगी आपके मीवाकुरेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट को फर्स्टली तो दो क्लासेस में डायरेक्ट क्लासिफाई किया है। एक तो वो ड्रग्स जो कि डायरेक्टली यहाँ पर एक्ट करते हैं, और दूसरे होते हैं जो कि जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस होते हैं उनको ब्लॉक करके आपकी मसल टोन को रिलैक्स करने का काम करते हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली एक्टिंग के अंदर आएंगे आपके ड्रेंड्रोलोन सोडियम और क्विनोलिन, और न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स के अंदर आएंगे आपके दो डीपोलराइजिंग एंड नॉन पोलराइजिंग ब्लॉकर। ठीक है, डीपोलराइजिंग जो कि क्या करेंगी, पोलराइजेशन को रिमूव करेंगी। पोलराइजेशन कंडीशन का मतलब है अंदर तो नेगेटिव। ठीक है, पोलराइजेशन कंडीशन का मतलब क्या है, पोलराइजेशन कंडीशन का मतलब है कि यहाँ पर अंदर तो है आपके, ये आपके जैसे न्यूरो मसल है तो अंदर की साइड तो नेगेटिव, ठीक है, बाहर की साइड पॉजिटिव, तो वो होती है आपके पोलराइज कंडीशन। इसको अपोज कर देंगे, उल्टा कर देंगे, यानी बाहर नेगेटिव और अंदर पॉजिटिव, तो यहाँ पर डीपोलराइजिंग हो गया। तो इस डीपोलराइजेशन को ब्लॉक करने वाले जो एजेंट्स हैं उसको बोलते हैं सक्सिनाइल कोलिन, जिसको सक्सामेथोनियम भी बोलते हैं, और डेकामेथोनियम, जो यहाँ पे हम स्केलेटल मसल्स को रिलैक्स करते हैं। देन नॉन डीपोलराइजिंग या हम कहेंगे कॉम्पिटिटिव ब्लॉकर्स, जिसके अंदर आपके आते हैं लॉन्गर एक्टिंग, इंटरमीडिएट एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। तो इस तरीके से इनके ड्यूरेशन ऑफ एक्शन के बेसिस पर तीन क्लासेस में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट होते हैं लॉन्गर एक्टिंग, इसके अंदर ड्रग्स आती है डी टूबोक्यूरेनियम, पेनक्वेरेनियम, डोक्साक्वेरेनियम और पिपराक्वेरेनियम। सेकेंड होती है आपकी इंटरमीडिएट एक्टिंग, जिसमें ड्रग्स आती है डी कुरेनियम, एट्राकुरेनियम, सीसा एट्राकुरेनियम, रोकुरेनियम और रापाकुरेनियम। थर्ड होती है शॉर्ट एक्टिंग, जिसमें आती है आपके मीवाकुरेनियम। ठीक है, तो इस तरीके से इनके अंदर डिफरेंट क्लासेस में क्लासिफाई किया है, जिसके अंदर डिफरेंट ड्रग्स आपके देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अंदर आपके ड्रग आती है डी टूबोकुरेनियम। टूबोकुरेनियम की बात करें तो टूबोकुरेनियम इज अ नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर, which non depolarizing neuromuscular blocker interfere with the NM transmission. This D-tubocuranium is a natural substance which is obtained from curare, which is used in the ancient time as a arrowhead poison to kill the animals. It shows some pharmacological action such as release of histamine, which is a pre-medication with the antihistaminics is useful, otherwise hypotension may occur. Second is it causes weak blockage of ganglia, and third is it blocks the adrenal medulla. ठीक है, तो ये जो ड्रग है आपकी डी, इसके अंदर आपकी क्यूरेनियम आती है जो कि एक नॉन डीपोलराइजिंग, ठीक है, पोलराइजिंग नहीं, मतलब पोलराइजेशन से इसका रिलेशन नहीं है, नॉन डीपोलराइजिंग न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर होती है। ठीक है, ये नॉन डीपोलराइजिंग है, तो ये क्या करती है, नॉन डीपोलराइजिंग जो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स होते हैं ये आपके एनएम ट्रांसमिशन, यानी कि निकोटिनिक मस्कैरिनिक ट्रांसमिशन, न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, एनएम मतलब न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन जो है उसके साथ ये इंटरफेयर करती है और इस जो ट्रांसमिशन है उसको ब्लॉक कर देती है। ये जो डी ट्यूबिकुरेनियम है ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, कहाँ से मिलता है, कुरेरे से मिलता है। और एंशियंट टाइम में इसको जो है जानवरों को मारने के लिए ऐसे तीर चलाते थे, और तीर चला करके उसके सिर में, हेड में जो पॉइजन लगता था, जैसे कि आपको याद हो राजा दशरथ ने तीर चला करके मारने की कोशिश करी थी हिरण को, ठीक है, तो वो उसको लग गया था, किसी और का लग गया था और वो उसकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली इसके अंदर क्या करते हैं, जो तीर होता है ना उसके आगे पॉइजन लगाते हैं ताकि जानवर के सिर पे जाए, लगे और वो मर जाए जानवर। ठीक है, तो यहाँ पर एंशियंट टाइम्स में जो जानवर है उसको तीर से चला करके उसके सिर पर पॉइजन अंदर एंटर कराने के लिए, जानवरों को मारने के लिए इसको यूज करते थे। ठीक है, नेक्स्ट है इस डी टुबोक्यूरेनियम की फार्माकोलॉजिकल एक्शन की, किस तरीके के एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करता है। तो फर्स्ट है कि ये हिस्टामिन को रिलीज करता है। ठीक है, हिस्टामिन को रिलीज करता है, यानी कि जो एंटी हिस्टामिनिक्स हैं उनके
अगेंस्ट में प्री मेडिकेशन के साथ, मतलब एंटीहिस्टामिनिक्स के साथ प्री मेडिकेशन के फॉर्म में इसको लिया जाता है, जहां पर ये हाइपोटेंशन कर सकता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस कर सकता है। सेकेंड है कि ये क्या कर सकता है, आपके गैंग्लिया को वीकली ब्लॉक कर सकता है, ठीक है, तो वीक ब्लॉकेज कर सकता है आपकी गैंग्लिया का। और थर्ड है कि जो आपके एड्रिनल मेडुला है उसको भी ये यहाँ पर ब्लॉक कर सकता है, ठीक है। तो डी ट्यूबिकुरेनियम के फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो ये क्या करता है, हिस्टामीन को रिलीज करता है, गैंग्लिया को ब्लॉक करता है और एड्रिनल मेडुला को ब्लॉक करता है। क्लियर है बात। नेक्स्ट है इसकी डोज की बात करें तो दिस 5 to 15 to 20 mg डोज आर अवेलेबल। दिस डोज शुड नॉट बी एक्सीड मोर देन 400 mg, ठीक है। तो इसकी जो है 5 mg 10 mg 15 mg 20 mg की डोज अवेलेबल होती है, लेकिन इसको आपको 400 mg से ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। इतने डोज में ही इसका इफेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट है इसके इंडिकेशंस, या हम बोल सकते हैं यूजेज, या बोल सकते हैं एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मेजरली यूज किया जाता है फर्स्ट हाइपोटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए, बिकॉज ऑफ हिस्टामिन रिलीज एंड गैंग्लिया ब्लॉकेज, दैट इज अ वेसोडाइलेशन। Second is bronchospasm in which the histamine release. Third is the rashes because of the histamine. And fourth is the vomit in which paralysis of sphincters and diplopia can be there due to the paralysis of muscles, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसकी यूजेज या एप्लीकेशन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करता है, हाइपोटेंशन करता है, ठीक है। तो क्योंकि ये यहाँ पर आपकी हिस्टामीन रिलीज करता है और गैंग्लियास को ब्लॉक करता है, ठीक है, और गैंग्लियास को ब्लॉक करके हिस्टामीन को रिलीज करके वेसल्स को डायलेट करता है, वेसो डायलेशन करता है, वेसल्स डायलेट हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से क्या करता है, हाइपोटेंशन कोज करता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को कम करता है। सेकेंड है कि ये क्या करेगा, हिस्टामिन रिलीज करता है, ठीक है। हमने पहले भी देखा है हिस्टामिनिक है ये ड्रग, यानी कि हिस्टामिन को रिलीज करती है, और हिस्टामिन को रिलीज करके ब्रोंकोस्पाज्म यानी कि ब्रोंक्यूल्स में जो पेन स्वेलिंग और ये हाइपर म्यूकस सिक्रेशन हो रहा है उसको ये रिड्यूस करता है। थर्ड है कि हिस्टामिन रिलीज करके जो रैशेज यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं उन रैशेज के अंदर ये यूजफुल होता है। फोर्थ है कि ये क्या करता है, स्फिंक्टर्स का पैरालिसिस कर देता है और डिप्लोपिया कर देता है, कि इसकी वजह से मसल्स के पैरालिसिस हो जाने की वजह से मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में क्या देखा कि ये मसल टोन को रिड्यूस करता है, मसल्स का पैरालिसिस कर देता है। तो इन मसल्स के पैरालिसिस हो जाने की वजह से यहाँ पे जो स्फिंक्टर्स हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्राइंडिकेशन, किस कंडीशन में इस ड्रग को नहीं देना है। So here respiratory insufficiency, that is emphysema and bronchial asthma, and second condition is renal disease, ठीक है। तो किस कंडीशन में ये कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं, यानी कि किस कंडीशन में इनको नहीं देना है। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी, जब रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर प्रॉपरली सफिशिएंट नहीं है वो, दैट मीन्स एम्फाइसीमा के कंडीशंस में जो बहुत ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनको एक डिजीज हो जाती है एम्फाइसीमा, ठीक है, जिसमें ऑलरेडी आपके ग्लूकोज का जो सरफेस है वो वहाँ पर रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो वो जो कंडीशन है उसके अंदर, क्योंकि ये ब्रोंकोस्पाज्म के अंदर हेल्पफुल है, तो उस कंडीशंस में आपको नहीं देना है। अगर किसी को ऑलरेडी ब्रोंकियल अस्थमा है तो उस कंडीशन में नहीं देना, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज करके ब्रोंकोस्पाज्म करता है ना, इसलिए रीनल इनसफिशिएंसी की कंडीशन में, ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन में आपको ये ड्रग नहीं देनी है। सेकेंड है रीनल डिजीज, यानी कि अगर किडनी डिजीज है, किडनी के अंदर कोई इशू है, किडनी के अंदर कोई प्रॉब्लम है, तो वहां पर उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर आपके ये जो ड्रग है ये दी जाती है, ठीक है। सॉरी, ये ड्रग नहीं देनी, क्योंकि किडनी में अगर डिफेक्ट है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे स्फिंक्टर्स का पैरालिसिस हो गया है तो प्रॉपरली यूरिनेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। प्रॉपरली यूरिनेशन नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो टॉक्सिसिटी बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएगी, जो और भी ज्यादा हार्मफुल और हजार्डस हो सकती है। तो रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी की कंडीशन में और रीनल डिजीज की कंडीशन में आपको ये ड्रग यहाँ पर नहीं देनी है, ठीक है। नेक्स्ट आपके थर्ड आती है ओपियोइड एनाल्जेसिक, ठीक है, यानी कि नेचर कैसा है, ओपियोइड एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिलीफ, ठीक है। तो ये क्या करता है, यहाँ पर पेन को रिलीव करता है, दर्द मिटाता है, ठीक है। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स की बात करें तो ओपियम इज ए डार्क ब्राउन resinous material which is obtained from the poppy, that is Papaver somniferous capsules. Here a pharmacist which is isolated an active principle of opium in 1806 and named it morphine after the Greek god of dreams, that is Morpheus. In the last century, a large number of
Semi-synthetic and synthetic compounds have been developed with the morphine-like antagonistic and mixed agonistic-antagonistic properties. Here the compounds that are derived from the opium or are chemically related to the morphine are called opiates, while all those which having the morphine-like action which is irrespective of chemical nature are called opioids. ठीक है, ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को यूज किया जाता है जो कि क्या करते हैं, पेन को रिलीव करते हैं। इन्हें कहाँ से ऑब्टेन किया जाता है, ओपियम। ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के अंदर मेजरली नेचुरली ऑब्टेन होता है आपके ओपियम। ओपियम जो है एक डार्क ब्राउन कलर का रेजिनियस मटेरियल है जिसे पोपी से ऑब्टेन किया जाता है। पोपी मतलब कि पेपेवर सोमनीफेरस कैप्सूल्स आती हैं, ठीक है, पोपी की कैप्सूल्स आती हैं, उन कैप्सूल से ऑब्टेन किया जाता है जिसके अंदर जो केमिकल सब्सटेंस है वो है आपके पेपेवर सोमनीफेरम जो प्लांट है उसके पोपी कैप्सूल से इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, 1806 के अंदर एक फार्मासिस्ट था जिसने इस ओपियम के एक्टिव प्रिंसिपल ड्रग को आइसोलेट किया, इसको अलग किया और उसको नाम दिया मॉर्फिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ग्रीक गॉड ऑफ ड्रीम्स थे मॉर्फस, जो ग्रीक गॉड थे, ठीक है, जो सपनों के भगवान कहलाते थे उसको बोलते थे मॉर्फस। और क्योंकि मॉर्फिन के लेने के बाद पर्सन जो है वो ड्रीमी कंडीशन में चला जाता है, इसलिए उस वक्त गॉड ऑफ ड्रीम्स को बोलते थे मॉर्फस, इसीलिए इसको नाम दिया गया मॉर्फिन। लास्ट सेंचुरी के अंदर एक लार्ज नंबर ऑफ सिंथेटिक और सेमी सिंथेटिक कंपाउंड्स को यहाँ पर सिंथेसाइज किया गया, डेवलप किया गया, जिनका एक्शन जो था मॉर्फिन के जैसा था, मॉर्फिन लाइक एक्शन था। ठीक है, और इनका एंटागोनिस्टिक यानी कि मॉर्फिन के एक्शन को ये अपोज भी करते थे, एंटागोनाइज भी करते थे, और मिक्स्ड एगोनिस्टिक एंटागोनिस्टिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर शो करते हैं, यानी कि मॉर्फिन के जैसी एक्शन भी देते हैं और मॉर्फिन के अपोज एक्शन भी दे रहे थे। तो उन्होंने वहां पर उनको डिस्कवर किया और आइसोलेट किया कि ये जो है आपके एगोनिस्ट है और ये जो एंटागोनिस्ट है। तो वो कंपाउंड जो कि ओपियम से डराइव हो रहे थे वो केमिकली मॉर्फिन के जैसे ही थे, इसलिए उनको बोला गया ओपियोइड्स। जबकि वो कंपाउंड जो कि मॉर्फिन जैसा एक्शन दे रहे थे लेकिन उनका केमिकल नेचर मॉर्फिन जैसा नहीं था, उनको बोला गया ओपियोइड्स। दो चीजें, ओपिएट्स और ओपियोइड्स। वो कंपाउंड जिनका केमिकल स्ट्रक्चर मॉर्फिन होते हैं ओपिएट्स, और जो केमिकल स्ट्रक्चर में तो सेम नहीं है लेकिन केमिकल नेचर के अंदर तो सेम नहीं है लेकिन एक्शन में मॉर्फिन जैसे हैं, उनको बोलते हैं ओपियोइड्स। ठीक है, तो इस तरीके से दो चीजें, ओपिएट्स और ओपियोइड्स। क्लियर है? नेक्स्ट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ दीज ओपियोइड एनाल्जेसिक। इन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स को तीन मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपके नेचुरली ओपियम एल्कोलॉइड्स, सेकेंड इज सेमी सिंथेटिक ओपियोइड्स एंड थर्ड इज द सिंथेटिक ओपियोइड्स। फर्स्ट नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड्स के अंदर आएंगे आपके मॉर्फिन एंड कोडीन। सेकंड सेमी सिंथेटिक के अंदर आएंगे डाइएसिटाइल मॉर्फिन या हेरोइन एंड फेल्कोडीन एंड इथाइल मॉर्फिन। देन थर्ड क्लास है सिंथेटिक ओपियोइड जिसमें आएंगे आपके पैथिडीन जिसको बोलते हैं मीपेरिडीन, मीथाडाइऑन, फेंटेनाइल, डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सिफेन एंड ट्रामाडोल। ठीक है, तो इस तरीके से ओपियोइड रिसेप्टर एगोनिस्टिक जो ड्रग्स है वो तीन टाइप की है। एक तो जिनको नेचुरली ऑब्टेन किया है, एक जिनको नेचुरली ऑब्टेन ड्रग के अंदर केमिकल रिएक्शन के थ्रू मॉडिफाई किया गया है, और एक थर्ड जिसे केमिकली लैब में ही सिंथेसाइज किया है। तो इस तरीके से तीन क्लासेस में इसको डिवाइड किया है, नेचुरल ओपियम एल्कोलॉइड्स, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। नेचुरल के अंदर आपके ड्रग्स आते हैं मॉर्फिन एंड कोडीन। सेकंड सेमी सिंथेटिक में आते हैं आपके डाई एसिटाइल मॉर्फिन जिसे हेरोइन भी बोला जाता है, सेकेंड फेल्कोडीन एंड थर्ड इज इथाइल मॉर्फिन। थर्ड होते हैं आपके सिंथेटिक ओपियोइड जिसमें आता है पैथिडीन जिसे मीपेरिडीन भी बोला जाता है, मेथाडाइऑन, फेंटेनाइल, डेक्स्ट्रो प्रोपोक्सिफेन एंड टर्माडोल। ठीक है, अब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे फर्स्ट आपके मॉर्फिन। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये मॉर्फिन क्या होती है, ठीक है, और किस तरीके से एक्शन यहाँ पर प्रोड्यूस करती है। तो फर्स्टली देखेंगे मॉर्फिन। मॉर्फिन जो है कहाँ से मिलती है, पेपरवर्स सोमनीफेरस के जो ओपियम है उससे इसको ऑब्टेन किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात कर रहे हैं मॉर्फिन की। दिस मॉर्फिन मे बी अ हैबिट फॉर्मिंग स्पेशली विद द प्रोलॉन्ग्ड यूज। टेक द मॉर्फिन exactly as directed. These morphine is an opioid agonist which is used for the relief of moderate to severe acute and chronic pain. ठीक है, मॉर्फिन जो है एक हैबिट फॉर्मिंग है, मतलब अगर कोई मॉर्फिन रेगुलरली लेता है तो उस पर्सन को, उस पेशेंट को इसकी आदत हो जाएगी।
ठीक है। तो अगर आप इसको लॉन्ग टाइम पे प्रोलॉन्गली यूज कर रहे हो, लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर रहे हो, तो ये हैबिट फॉर्म करती है। तो इसलिए हमेशा मॉर्फिन की जितनी डोज यहाँ पे प्रिस्क्राइब की गई है सिर्फ उतनी ही डोज लेनी है, उससे ज्यादा ड्रग यहाँ पर नहीं लेनी है। ये जो मॉर्फिन होती है ये ओपियोइड एगोनिस्ट होती है, यानी कि ओपियोइड रिसेप्टर पर जाकर बाइंड होकर के अपना एक्शन देती है और सीवियर लेवल का, एक्यूट लेवल का जो पेन है, दर्द है, उसको रिलीव करती है, उससे राहत पहुंचाती है। ठीक है। नेक्स्ट इज के फार्माकोलॉजिकल एक्शंस इन the morphine is in a class of medication which is called opiates, that is a narcotic analgesic. It works by changing the way in the brain and nervous system respond to the pain. ठीक है। ये जो मॉर्फिन है ये आपके ओपियोइड्स एनाल्जेसिक क्लास से बिलोंग करती है, नार्कोटिक ड्रग है। ठीक है। नार्कोटिक एनाल्जेसिक है या हम बोल सकते हैं ओपियोइड एनाल्जेसिक है। ओपियोइड क्यों बोला है? क्योंकि मॉर्फिन जैसा यहाँ पर एक्शन इसका होता है, मॉर्फिन जैसी केमिकल स्ट्रक्चर होती है, इसलिए इसे ओपियोइड एनाल्जेसिक बोला जाता है। ठीक है। और ये क्या करती है, ये आपके सीएनएस पे जाकर के, यानी कि ब्रेन और नर्वस सिस्टम पे जाके बाइंड होकर के एगोनिस्टिक एक्शन देती है और ब्रेन और नर्वस सिस्टम का जो काम करने का तरीका है उसको चेंज करके जो पेन है, उस जो दर्द की कंडीशन है उसमें रिस्पॉन्ड देती है, उसमें एक्शन परफॉर्म करती है। ठीक है। नेक्स्ट इसकी डोज कितने अमाउंट में देनी है? सो इन द टैबलेट फॉर्म इन एक्सटेंडेड रिलीज डोज schedule second is 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg and 200 mg. Second is SC or IM, subcutaneous or intramuscular dose in which opioid native patients, in which 5 to 10 mg for the 4 hours. PRN dose range 5 to 20 mg. Then third is IV, that is intravenous, in which opioid native patients, the drug dose is 2.5 to 5 mg 3 times in a day in 3 to 4 hours. Infusion over the 4 to 5 minutes and dose range 5 to 10 mg. ठीक है। तो जब आप इसको टैबलेट फॉर्म में देते हो, एक्सटेंडेड रिलीज टैबलेट फॉर्म में, जो कि शेड्यूल सेकंड से बिलोंग करती है, तो आप इसकी डोज दे सकते हो 15 mg, 30 mg, 60 mg, 100 mg एंड 200 mg। जब आप इसको सबक्यूटेनियस इंजेक्शन के थ्रू देते हो या आईएम इंजेक्शन के थ्रू देते हो, तब ये जो है ओपियोइड्स नेटिव जो पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हर 4 घंटे में आप इसको दे सकते हो, जिस जहाँ पे इसकी जो डोज रहेगी वो रहेगी 5 to 10 mg और ओवरऑल इसकी जो डोज का रेंज रहेगा वो रहेगा 5 to 20 mg, उससे ज्यादा आपको ये नहीं देनी है। ठीक है। जब आप इसको आईवी रूट के थ्रू दोगे, इंट्रावीनस के थ्रू दोगे, तो डोज और कम करनी पड़ेगी क्योंकि डायरेक्ट एक्शन देगी ये। ठीक है। तो यहाँ पे ओपियोइड नेटिव पेशेंट्स के अंदर जो आईवी रूट होती है, उस आईवी रूट के अंदर 3 से 4 घंटे के ड्यूरेशन के अंदर आप इसको दे सकते हो 2.5 to 5 mg तक आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। और इसको इन्फ्यूजन करने में लगभग 4 से 5 मिनट में ये इन्फ्यूज हो जाएगी और उसकी जो डोज का रेंज होगा वो होगा 4 mg to 10 mg, 4 से 10 mg के बीच में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है। लास्ट है इसके इंडिकेशंस, यानी कि इसके यूजेस या हम कह सकते हैं इसके एप्लीकेशंस। ठीक है। तो यहाँ पर ये कैसे काम करेगी? This morphine is used for the management of chronic to moderate or severe pain. Second, the musculoskeletal pain. Third is the abdominal pain. Fourth is the chest pain. Fifth is the arthritis and even headache. ये जो मॉर्फिन है आपके यहाँ कहाँ कहाँ यूज होती है? ये क्या करती है आपके मॉडरेट टू सीवियर जो पेन कंडीशन है उसके मैनेजमेंट में, उसके ट्रीटमेंट में हेल्पफुल होती है। ठीक है। दर्द से राहत दिलाती है। सेकेंड है आपके मस्कुलोस्केलेटल पेन, यानी मसल्स में, स्केलेटल मसल्स में अगर आपके पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं, मसल्स पेन में ये हेल्पफुल होती है। थर्ड है अब्डोमिनल पेन, पेट में अगर दर्द हो रहा है तो आप इसको यहाँ पर ले सकते हैं। चेस्ट पेन, सीने में अगर दर्द हो रहा है तो दे सकते हैं। आर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द है और यहाँ तक कि अगर सिर दर्द भी है तो भी दे सकते हो। ओवरऑल तो ये है कि भाई पेन रिलीवर है, पेन को, दर्द को मिटाने के काम करेगी। अब कौन कौन से पेन में दे सकते हैं? तो हल्का फुल्का अगर हो रहा है या बहुत सीवियर दर्द हो रहा है तो आप इसको यहाँ पे दे सकते हैं, जहाँ पे मसल पेन ठीक कर सकती है, अब्डोमिनल पेन ठीक कर सकती है, चेस्ट पेन कर सकती है, जॉइंट पेन कर सकती है और हेडेक को भी ठीक कर सकती है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। ठीक है। तो किस कंडीशंस में नहीं देना है? तो कंडीशन सच एज नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, lightheadedness, dizziness, drowsiness, increased sweating, dry mouth can occur. ठीक है। तो जब पेशेंट जो है वो अगर ड्रग को ले रहा है, जस्ट अ सेकेंड,
ठीक है। तो कौन सी कंडीशंस के अंदर जो है आपके ये ड्रग नहीं देनी है कि जैसे अगर कोई पेशेंट है उसको उल्टी जैसा मन कर रहा है इसको लेने के बाद, या वो ऑलरेडी वॉमिटिंग कंडीशन में है, उसका पेट खराब है, जीआईटी डिस्टर्बेंस है, ठीक है, हल्का सा ही दर्द है तो नहीं देना है, थोड़ा बहुत डिजीनेस घबराहट जैसी हो रही है, नींद नींद जैसी उसको आ रही है, उसको बहुत पसीना आ रहा है या उसका मुंह सूख रहा है, ठीक है, तो ये इस कंडीशंस में आपको नहीं देना है। ये मेजर साइड इफेक्ट्स इस ड्रग के साथ ऑलरेडी देखने को मिलते हैं, यानी कि जब आप मॉर्फिन देते हैं तो उसको नोजिया, वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं, थोड़ा हल्का सा सिर दर्द भी होता है, ठीक है, घबराहट होगी, नींद नींद से आएगी, उबासी से आती रहेगी और बहुत पसीना निकलेगा, बहुत उसका मुंह सूख जाएगा, उसकी बॉडी से ओवर स्वेटिंग होगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा उसको, ठीक है, तो ये ऑलरेडी साइड इफेक्ट्स इसके साथ देखने को मिलते हैं, तो इस कंडीशंस में आपको यहाँ पर इस ड्रग को नहीं देना है, ठीक है। तो ये हुए इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट, ठीक है। इस लेक्चर के अंदर हमने तीन क्लासेस को डिस्कस किया है। फर्स्ट तो थे आपके न्यूट्रोपिक एजेंट्स, देन आपके थे नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स, या हम जिसको ओपियोइड एनाल्जेसिक्स भी बोल सकते हैं, और थर्ड थे आपके सेंट्रली एक्टिंग मसल रिलैक्सेंट्स, ठीक है। तो इन तीनों को हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ओवरऑल इस यूनिट के अंदर हमने दो, देन चार और तीन, 9 डिफरेंट क्लासेस हैं जिनको डिस्कस किया है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर काम करती हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पे कंप्लीट, और कंप्लीट होती है ये यूनिट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट यूनिट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।